इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान तेज हो चुका है। कांग्रेस चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेगा। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां पर चुनाव आयोग दफ्तर का कांग्रेस घेराव करेगी। इसी स्थिति को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल की टीमें तैनात हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुराग, फिलहाल क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही है? जी, इतने समय हम मौजूद हैं लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के पास में, मॉल एवेन्यू में, और ये वो कार्यकर्ता हैं जिनको पुलिस ने यहाँ पर रोका है। आप इलेक्शन कमीशन का ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, क्या कुछ कारण है जो वहाँ पे जा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि जिस तरीके से सरकार ने हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, छत्तीसगढ़ में बनाई, और ठीक उसी एसआईआर के नाम पे, जिसका पहला प्रकरण बिहार था, एसआईआर के नाम पर तमाम वैध वोट काटे गए, अवैध वोट जोड़ करके सरकार बनाई गई। आज एसआईआर का काम उत्तर प्रदेश में बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है। जो काम एक साल में होना चाहिए वो काम ये एक महीने में कर रहे हैं। आपने सुना होगा, कई सारे बीएलओ जिन पे प्रेशर था सरकार का, उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई सारे प्रशासन के आला कमान के अधिकारी, उनके ऊपर इतना तनाव, इतना प्रेशर है कि आनन फानन में जाकर के उनको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। उनको मालूम है कि सरकार के दबाव में आकर के जनता के मत के खिलाफ जाने का काम कर रहे हैं। आज उसी वोट चोरी के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। हमें नहीं मालूम कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन ये लड़ाई जीतने और हारने की नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस की लड़ाई जो है वो भाजपा से अमूमन देखी जाती है, तो आप इलेक्शन कमीशन का दफ्तर क्यों घेराव कर? भाजपा से है ही नहीं, ये लड़ाई चुनाव आयोग के उस ध्वस्त हुए व्यवस्था के खिलाफ है जो आज भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनेजमेंट का एक टूल किट बन चुका है। उसकी एक बटन दबती है और ठीक वही काम करता है जो भारतीय जनता पार्टी उनको करने के लिए कहती है। आज पूरा का पूरा तंत्र लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा है, संविधान के खिलाफ खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई जीतने हारने की नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। और लोकतंत्र को हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी कहते हैं कि सत्य की लड़ाई लड़ रहे इंसान रे सांवरिया, और सत्य के पीछे चली जाए चाहे जान रे सांवरिया। हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और ये वोट कमिश्नर को जब हमारे जननायक ने 6 महीना डाटा पढ़ करके और इसकी वोट चोरी पकड़ लिया, तो ये सामने बात नहीं करना चाहता, जवाब नहीं देना चाहता है। भाषा की देखिए मर्यादा रखिए। एक बात बताइए, आपकी लड़ाई अमूमन बीजेपी से रहती है। चुनाव आयोग ने तो साफ कहा है ना कि उनकी सारी प्रक्रिया निष्पक्ष रहती है, निष्पक्ष तरीके से वो काम करते हैं, तो आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं है क्या? भाई साहब, अगर विश्वास होता तो आज ये ना होता जो हो रहा है। अगर विश्वास होता तो आज ये नहीं होता जो हो रहा है। ये विश्वासघातक हैं, विश्वास की नहीं है। क्योंकि जो चुनाव आयोग बनता है बड़े भाई पत्रकार महोदय, वो एक नजर से देखता है, रैया तो राजा को बराबर नजर से देखता है। आज जब हमारे जननायक राहुल गांधी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, 6 महीना डाटा पढ़ करके देख लेते हैं और जब पकड़ लेते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां से बचाने का कार्य कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे घेराव करने, आपको रोक लिया गया है, अभी वापस से प्रयास करेंगे क्या जाने? अब विषय यह है, हमारी जल संख्या को रोका जा रहा है, बैरिकेड वहां लगी है, अंदर आने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग जितने लोग पहले थे अपनी ताकत लगाया। अभी देखो मौसम बनेगा तो फिर होगा, घेराव करेंगे मतलब? हाँ, घेराव फिर होगा। हम सच्चाई अगर अभी आपसे बता दे तो ये सब जान नहीं जाएंगे। अरे बता दीजिए ना। हम क्या करेंगे? चुनाव आयोग हम भी बनेंगे, चुनाव आयोग हम भी बनेंगे। जब वो चोरी से काम कर रहा है तो हम लोग भी अपनी चोरी से काम करेंगे। अगर सब कुछ आपको बता देंगे तो ये सब जान जाएंगे महोदय।
देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो आज लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में एक बड़े प्रोटेस्ट में ये शामिल हुए। चुनाव आयोग का जो दफ्तर है उसको घेरने का प्रयास इनका था, लेकिन पुलिस का जो संख्या बल है, मेरे सहयोगी पीयूष अगर आपको दिखाएं यहाँ पर, तो सुबह से ही हम अपने इंडिया वॉइस के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो या फिर कांग्रेस का मुख्यालय, दोनों ही जगहों पे एक बड़ी संख्या में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो नज़र आ रहा है। सुबह से जब से ये कॉल हुआ कि जो कांग्रेस है वो चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने के लिए निकलने वाले हैं उनके कार्यकर्ता, तो ऐसे में जो दोनों जगह की सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया। देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं तस्वीर में, ये कांग्रेस का मुख्यालय है मेरे सामने की ओर अगर आप देखें, माल एवेन्यू का इलाका है और जिस जगह पर ये मुख्यालय है वो चौराहे पे सिचुएटेड है। ऐसे में जो 4 रास्ते हैं वो यहाँ पर आते हैं और चारों रास्ते ही जो VIP जोन है लखनऊ के वहाँ जाते हैं। ऐसे में सभी जगह पे बैरिकेडिंग पहले कर दी गई थी और पुलिस का बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया था, तो बड़ी संख्या में पुलिस थी और ऐसे में आप जो ये कार्यकर्ता थे ये वहाँ जा नहीं पाए। अब अगर आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जमे हुए हैं और एक बार वापस से बाउंस बैक का जो प्रयास है वो करते नजर आ रहे हैं। जी, अभी आप चुनाव का ऑफिस घेरने जा रहे थे, वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, आयोग का ऑफिस क्यों घेर रहे थे? आयोग का ऑफिस इसलिए घेर रहे थे, मोदी के इशारे पे जो ज्ञानेश कुमार बैठा है, मोदी के इशारे पे पूरे देश में वोट चोरी करा रहा है और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इसी के खिलाफ हमारे युवा साथी वहाँ जा रहे थे घेराव करने, लेकिन हम लोगों को इधर पुलिस के दम पे रोक लिया गया और हमें चुनिंदा 5 साथियों को, सिर्फ 5 साथियों को गिरफ्तार करके अब उनके साथ कैसा सलूक करती है वो आने के बाद बताएंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, वापस जाने का प्रयास करेंगे। क्या पूरा प्रयास करेंगे? पुलिस के दम पे मोदी सरकार पूरी तानाशाही रवैया अपना रही है। हम लोग, आप बताइए, आपकी लड़ाई तो बीजेपी सरकार से रहती है, तो आप चुनाव आयोग को बीच में क्यों लाए? इसलिए घेर रहे हैं, जब से ज्ञानेश कुमार ये चुनाव आयोग मोदी के इशारों पे चल रहा, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम पूरे सबूत के साथ दिखा रहे हैं, यहाँ वोट चोरी हो रही है। ज्ञानेश कुमार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करा रहा है? आज का जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आयोग है, जिसका गठन मोदी जी ने अपने हिसाब से करते हैं, जिसके माध्यम से पहले चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश बैठ के चुनता था, अब उसको भी हटा दिया गया है। तो अब ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी आयोग है, ये बिल्कुल कठपुतली है। आप SIR कर रहा है। एक बात बताइए, आप जब कहीं हार जाते हैं तो आप EVM पे भी सवाल उठाते हैं, आप रिसेंटली SIR की प्रक्रिया चल रही तो आप उस पर सवाल उठा रहे थे, तो क्या ये हारने के बाद ही ऐसा फील होता है या पहले से? हारने के बाद नहीं होता। 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में हमें 35 लाख वोट बढ़तीन से मिला, और जब हम लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो चुनाव आयोग 35 लाख वोट बढ़ाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वोट देने के लिए। सवाल तो ये उठेगा ना, 35 लाख वोट बढ़ा है, वो खाली भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, ना कि कांग्रेस का बढ़ा है, ना कि विपक्ष का बढ़ा है। ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए, फिर भी हम सवाल उठा रहे हैं। SIR आप कर रहे हैं, SIR का विरोध नहीं है, इससे पहले 2003 में भी SIR हुई है, मगर आप कह रहे हैं घुसपैठियों को निकालेंगे। पिछले 11 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है, 80% राज्यों में आपकी सरकार है, तो हो रहा है। सुन लीजिए, 80% राज्यों में आपकी सरकार है, इसका मतलब अमित शाह जी नाअहल हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल की सीमा की तस्वीरें तो अलग कुछ बयां कर रही है, बंगाल से लोग भागते नजर आ रहे हैं, BSF की पोस्ट पे जो है वो अलर्टनेस और बढ़ा दी गई है, लखनऊ में भी जगह जगह एक्शन हो रहा है। तो उसके जिम्मेदार नेहरू हैं या इंदिरा जी हैं या राजीव जी हैं या राहुल गांधी? बांग्लादेशियों को हटाया तो जा रहा। यही तो आपसे पूछ रहे हैं, गृह मंत्रालय किसके पास है? राहुल जी के पास है या अभी भी नेहरू जी संभाल रहे हैं? आप बताइए, नेहरू जी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय तो अमित शाह जी संभाल रहे हैं। डंका पति पूरे विश्व में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या बांग्लादेशियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेशियों पर नहीं, एक एक पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नेपाल से भी हिजरत करके हिंदुस्तान आया है या बांग्लादेश से आया। ये देश मेरा है, किसी बाप का नहीं है। मैं अपनी जमीन पे ना बांग्लादेशी पसंद करूंगा, ना पाकिस्तानी पसंद करूंगा, ना नेपाली पसंद करूंगा, ना मैं तो निकालने की प्रक्रिया हो तो रही है, फिर आप क्यों नाराज? हो तो रही, मगर संविधान के दायरे में करें ना। आप ये कह रहे हैं हर इंसान है, पासपोर्ट मानेंगे,
पासपोर्ट बना किससे है? आधार से। आधार नहीं मानेंगे आप। पहले तो नहीं, बिल्कुल 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 अनुराग, बिल्कुल अनुराग, जिस हिसाब से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि शुरू में जो आपने कार्यकर्ता से बात की वो साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारी तो बीजेपी से लड़ाई है ही नहीं, और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता सीधे बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस प्रदर्शन के दौरान यूपी की सियासत के कांग्रेस के वो बड़े चेहरे भी दिखाई दिए या फिर कार्यकर्ता ही यहाँ पर आए हुए हैं? जी देखिए, कांग्रेस के जो सियासत के बड़े चेहरे हैं वो इस प्रोटेस्ट के दौरान नदारत रहे हैं। उनकी मौजूदगी आज दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जो प्रोटेस्ट कॉल किया, जो घेराव कॉल किया है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जमीन है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जो एक बैटल फील्ड है, पॉलिटिकल बैटल फील्ड है, उसको तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, इलेक्शन बेहद कम समय में है, तकरीबन 1 साल का वक्त है, जिस बीच में इलेक्शन का जो है वो टाइम पीरियड शुरू हो जाना है, और ऐसे में जो मुद्दे हैं वो एक के बाद एक शुरू किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर के विषय को मुद्दा जो है वो बना रहा है, मुद्दे के तौर पे उसको भुनाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में अपने दर्शकों को दिखाया था कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने का सोच रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि तकरीबन 50 लाख जो वोट है उसको काट करने का भी एक आंकड़ा वो देते नजर आए हैं। उसके बाद में तकरीबन अभी 4 ही 5 दिन बीते हैं, और उसी बीच में कांग्रेस भी जब प्रोटेस्ट कॉल करती है, चुनाव आयोग का दफ्तर जो है लखनऊ में जनपद मार्केट में काफी पॉश इलाका है, जस्ट विधानसभा के अपोजिट का इलाका है, ऐसे महत्वपूर्ण इलाके में इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की बात करती है तो कहीं ना कहीं एक जो है एक बातचीत का दौर शुरू हो जाता है। देखिए, बिल्कुल तस्वीर साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी बैटल फील्ड, जो इलेक्शन बैटल फील्ड है, उसको तैयार करने की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन इस बीच जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसके घेराव की डेट रखी, उसको लेकर के कॉल किया, ऐसे में लेकिन बड़े जो चेहरे थे वो नदारत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर सवाल ये भी खड़े होते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ यूपी में चुनाव लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी के चेहरे, समाजवादी पार्टी की जो टोपी थी वो कांग्रेस के सभी कार्यालयों में देखने को मिलती थी। मतलब जो सपा के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस के ऑफिस में भी देखने को मिल रहे थे। तो क्या अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को इस प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का कोई साथ मिल पा रहा है या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल साथ इतने समय नहीं मिला है, और अगर इस याराना की बात करें तो ये याराना सिर्फ एक जिक्र में है, ये सिर्फ लफ्ज़ों में है, लेकिन असलियत में नज़र नहीं आता है। जब एनएसयूआई के यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे और यहाँ पर कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विंग के थे वो भी यहाँ पर पहुँचे, तो सिर्फ कांग्रेस के ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। कोई भी समाजवादी पार्टी से समर्थन करने के लिए इनके पास में नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो एक अलायंस है, अलायंस का देखिए मतलब रहता है कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, लेकिन वो जो 2 लड़कों की जोड़ी थी वो अभी भी असर नहीं दिखा पा रही है। उस वक्त भी नहीं दिखा पाई और इस वक्त भी नहीं दिखा पा रही है। कार्यकर्ता भी एक दूसरे का समर्थन करते नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के प्रोटेस्ट में अमूमन देखने को ये मिलता है, जब अलायंस होता है तो लोग एक दूसरे के साथ में खड़े होते हैं, कोलैबोरेटेड पावर्स होती हैं। लेकिन आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट तो रहा, लेकिन अलग थलग रहा, एक गली में शांत सा रहा, और चारों तरफ जो है वो नारेबाजी तो सुनी गई, लेकिन वो जो एकता का स्वर है कांग्रेस और सपा के बीच का, वो नदारत रहा। बिल्कुल अनुराग, और साफ तौर पर जब ऐसे मौके आते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी तंज कसे जाते हैं। जैसे राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर बयानबाजी हुई थी, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है वो फुस हो चुका है। क्या इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो सकती है? जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि वो शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को नहीं मिला और जो बड़े नेता थे वो नदारद रहे, कहीं ना कहीं ये फर्क और जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। जी देखिए, राजनीतिक बयानबाजी इसके बाद बेशक जारी होगी, और इस बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी आज का जो प्रोटेस्ट है या तो उसका कटाक्ष करते नजर आएगी या तो उपहास करते नजर आएगी। बातचीत में ये दोनों ही लय देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट कॉल किया गया, देखिए जब सुबह से ही लखनऊ में प्रोटेस्ट कांग्रेस ने कॉल किया था तब माहौल ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 2,500-3,000 लोग आएंगे कांग्रेस की तरफ से, और वो सारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए ईसी का जो दफ्तर है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और
एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो दावा था, ये जो कॉल था, जितने लबो लबाब से ये बुलाया गया था, कॉल किया गया था, उस हिसाब से ये दिखा नहीं। बहुत बड़ी संख्या भी नहीं कार्यकर्ताओं की, तकरीबन 100, 150, 200 कार्यकर्ता और उनसे अधिक बल पुलिस बल का था। तो देखिए कहीं ना कहीं एक स्टंट करने का प्रयास किया गया है और कांग्रेस अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आई है। मौजूदगी तो खैर आज दर्ज करा दी है, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक बयानबाजी है वो बेशक शुरू होने वाली है। अनुराग, आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी देखने को मिली है, जो वो शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस यहां पर नहीं दिखा पाई है, या फिर जो और जिलों से कार्यकर्ता आने वाले थे उनको जो लामबंद किया गया है ये देखा गया है? जी देखिए, कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी कमी जो है वो नज़र आई है, क्योंकि हमारी जो टीम है इंडिया वॉइस की वो यहीं पर डिप्लॉयड है बहुत समय से, और हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ कुछ टुकड़ियों में कार्यकर्ता आ रहे थे और आ करके वो अंदर की तरफ जो दफ्तर है, दफ्तर में बैठे थे, वहाँ पर जो पार्क बना है वहाँ पे सब एकत्रित हो रहे थे। लेकिन एक बड़ा हुजूम हमें सुबह से ही देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या भी कम रही है, और कुछ कार्यकर्ता, देखिए इसमें एक और पॉइंट ये कि इसके बाद गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हुआ है, तो गिरफ्तारी से भी बचने के लिए कई कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो एक बड़ी संख्या जो आनी थी वो नहीं पहुंची, और जो लोग आए भी, जिन्होंने सुना कि अब गिरफ्तारी भी होगी, तो ऐसे में कुछ वापस भी चले गए और कुछ गिरफ्तारी का नाम सुनते ही यहाँ पर पहुंचे ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के सिनारियो में देखने को मिली है, और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन सही तौर पे कांग्रेस जो है वो नहीं बैठा है भाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जिसके चलते ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर का घेराव है वो विफल साबित हुआ है। ठीक है अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लखनऊ में देखा गया है, कांग्रेस का वो शक्ति प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, और जो कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं रणनीति में भी कमी देखने को मिली है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर में बीएलओ ड्यूटी के दौरान तैनात शिक्षक विपिन यादव की अचानक मौत से उनके प्रेतक गांव में गहरा शोक छा गया है। जब उनका शव गांव पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और पूरे क्षेत्र में मातम सन्नाटा फैल गया। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर आक्रोश भी देखा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे और संवेदना भी व्यक्त की, साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर पिछड़े समुदायों को वोट प्रभावित करने का दबाव कर्मचारियों पर डाला जा रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। अजय राय ने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत ही दुखद घटना है। एक हंसता खाता खेलता परिवार उजड़ गया। विपिन यादव अभी 1 साल पहले नौकरी उनकी लगी और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। आप देख सकते हैं कि पत्नी आज कितनी कम उम्र की पत्नी, एक छोटा बच्चा है, मैंने भी देखा उसको। क्या परिवार के ऊपर क्या दुखद स्थिति पैदा हो गई है। ये पूरे जो ये एसआईआर के माध्यम से ये पूरी तरीके से लोगों का वोट कटवाना, लोगों को दबाव बनाना। अब वो व्यक्ति जो दिन रात सेवा करके, पढ़ाई लिखाई करके, बाप ने किस तरह किसानी से मेहनत करके पढ़ाया होगा, पैसा एक पैसा इकट्ठा करके, आज वो चला गया। हमारी मांग है कि जैसे जो प्रताड़ित किया उनको एसडीएम ने प्रताड़ित किया, बीडीओ ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी। और पूरे इस परिवार की सुरक्षा का देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरी घटना हो गई। एक घटना मलियाबाद की है, दूसरी घटना फतेहपुर की है, तीसरी घटना ये जौनपुर की है। और जो जिस तरीके का अभी उनके साले साहब ने कहा कि उनका वोट काटने के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप सबका वोट काटिए, तो वोट कोई, उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं काटेंगे, हम जोड़ेंगे, काटेंगे नहीं। तो जोड़ने का काम ये सरकार पूरी तरीके से जो बैठी है, चुनाव आयोग, ये मिलकर आज पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। और लोगों का हक और अधिकार, लोगों का वोट काटने की बात, उनकी नागरिकता लेने की बात, उनका हक अधिकार छीनने की बात ये सरकार कर रही है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर से इसके लोग इसके विरोध में खड़े हैं, पूरे देश में खड़े हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और ये
प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या की जा रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और सरकार की है। खबर मुरादाबाद से है, जहां सड़क किनारे खुले नाले में बाइक सवार युवक गिरकर घायल हो गया। खुले नालों की वजह से नगर निगम के दावों की भी पोल खुल रही है। वहीं घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बमुश्किल से राहगीरों ने बाइक सवार युवक को नाले से बाहर निकाला। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। गंज शहीद थाना इलाके के चौराहे की ये पूरी घटना है। खबर मुरादाबाद से है, जहां ठाकुरद्वारा में आयोजित होने वाले इंतजिमा को लेकर एक पत्र अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पत्र में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान ने प्रशासन से आग्रह किया कि इंतजिमा के समय को 26 नवंबर से 27 नवंबर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि वास्तविकता यह है कि इस समय सीमा के लिए प्रशासन की ओर से अनुमति पहले ही नहीं दी गई थी। इस पत्र के फैलते ही क्षेत्र में हंगामा मच गया और विधायक नवाब जान ने खुद उपस्थित होकर इस कागज को नकली करार दिया है और इसे अपने खिलाफ एक षड्यंत्र बताया है। मैं ठाकुरद्वारा की गयूर आवाम से अपील करता हूं कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जो लेटर ये फर्जी जारी किया गया है, इस लेटर के नीचे स्कैन बाय स्कैनर लिखा हुआ है। मेरे साइन कहीं से स्कैन करके उठाए गए हैं, क्योंकि हर विधायक को जो लेटर जारी किया जाता है उसका एक नंबर होता है। जहां ऊपर लिखा है, जहां मेरा एड्रेस लिखा है लेटर में, उसका वो नंबर भी छुपा दिया गया है। तो मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। इस संबंध में मैंने पुलिस अधिकारियों से इस लेटर की कॉपी भेज दी है और एफआईआर करने का अनुरोध किया है और मुझे कोतवाल ने आश्वासन दिया कि हम इसमें एफआईआर दर्ज करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएंगे, क्योंकि इससे मेरे राजनीतिक जो जीवन है उस पर एक बदनुमा दाग लगाने का प्रयास किया गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ है। मेरी नीयत और नज़र दोनों पाक साफ है। मैं किसी इस हिस्से में शामिल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मैं प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ और इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि इसमें कौन लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेजों की जांच से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने एक साथ 10 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह एक्शन मेडिकल कॉलेजों से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में लिया है। ये छापेमारी देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की गई है। अकेले राजधानी में ही 15 ठिकानों पर छापा मारा गया है। ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की गई थी। दरअसल सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अफसरों को मोटी रिश्वत दी गई थी, जिसके बदले उनसे मेडिकल कॉलेजों की जांच से जुड़ी सीक्रेट जानकारी लीक करने की डील की गई थी। रिश्वत देकर जो जानकारी ली गई उसका इस्तेमाल मेडिकल कॉलेजों ने गलत काम करने के लिए किया। जानकारी के आधार पर मेडिकल कॉलेजों ने न सिर्फ पैरामीटर में हेरफेर की, बल्कि इसका इस्तेमाल कोर्सों की मंजूरी और मान्यता लेने में भी किया। जांच एजेंसी ने जिन ठिकानों पर रेड मारी है उसमें 7 मेडिकल कॉलेजों के परिसर और कई आरोपियों से जुड़े संस्थान शामिल हैं। वाराणसी में बीपीईडी और एमपीईडी कोर्स के छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में निकले एनवीएस और ईएमआरएस के साथ कई केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में उनके कोर्स को मान्यता नहीं दी गई है, जिससे छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। छात्रों के प्रदर्शन से विश्वविद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं छात्रों के प्रतिनिधि मंडल कुलपति की मुलाकात भी कराई गई। बीएचयू के छात्र और प्रोफेसर का प्रतिनिधि मंडल मंत्रालय में अपनी समस्या रखी। मामला ये है सर कि अभी जो वैकेंसी आई है केवी नवोदय की, ठीक है, ये सीबीएसई के से आई है, तो इसमें जो 2 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी दोनों के लिए
जो है वो अलग अलग रखी गई है। वैकेंसी आई है एक ही जगह से, एक ही साइड से, पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग। तो उसमें क्या है कि हम केवी के लिए तो एलिजिबल है, पर जो हमारा बीपीएड का कोर्स है जो एलिजिबिलिटी है, तो एनवीएस में उस एलिजिबिलिटी को नहीं मानते, जो कि एनसीटी से वैलिड है, पर उसमें उस ये जो बीपीएड की मेरी डिग्री है उसको वो एलिजिबल नहीं मान रहे। तो हमारा मांग है यहाँ से कि अगर आप बात को एनसीटी पे रखिए, वहाँ बात करिए और एनवीएस में इस एलिजिबिलिटी को लाया जाए, क्योंकि वो फॉर्म हम भर नहीं पा रहे। 2000 फॉर्म फीस है, केवल फॉर्म भर पा रहे हैं केवी का, एनवीएस का नहीं भर पा रहे। ऐसी ही पिछली भर्ती अभी जो 1.5 महीने पहले खत्म हुई एएमआरएस की, उसमें हम बात रखे थे पर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसमें भी बीपीएड डिग्री को नहीं माना गया था, जो 2 साल की डिग्री है उसको वैलिड नहीं। जो एनसीटी अप्रूव नहीं है डिग्रियां, जैसे बीपीएस, बीपी, उनको मान्य है, उनको माना जाए, वो यूजीसी एफिलिएटेड है और इनके वहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीटी, पर एनसीटी वाली जो डिग्री है उसको नहीं ले रहा। तो इसीलिए हमारी मांग है यहाँ पे कि ये हमारी मांग को बीएचयू जो संस्थान है वो वहाँ ऊपर ले जाए, शिक्षा मंत्रालय तक, और जो भी ये एनवीएस हैं, जो एनवीएस के जो चेयरमैन हैं उनसे बात करें और हमको उसमें एलिजिबल कराएं। क्योंकि जो नंबर है सर ना, केवी का बहुत छोटा है, नवोदय और केवी को मिला के इतना जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे सर लोग हैं सीनियर्स, तो हम ये 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है, अगर हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर क्या मतलब है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं और यहाँ पे हम लोग 200 से 250 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये मामला ये है कि हम लोगों ने जो 2 साल का बीपीएड करा हुआ है, तो रिसेंटली में अभी जो वैकेंसी आई है ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और एनवीएस में। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।